नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना पर चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेश में बांटा गया है और इन प्रदेशों से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। तो आइए समझते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना को। तो जो ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये प्राकृतिक रूप से 3 भाग में बटा हुआ है। याद रखिएगा, हमारा मध्य प्रदेश ये प्राकृतिक रूप से याद रखिएगा 3 भाग में बटा है। कौन कौन से 3 भाग है? तो ये पहला इसका भाग है मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बघेलखंड या पूर्वी पठार। तो आप देख रहे हो कि यहां से ये नर्मदा सोन घाटी से लेकर ये यहां से ऊपर का जितना मध्य प्रदेश है, इसे ही हम क्या कहते हैं? मध्य उच्च प्रदेश कहते हैं। और जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, ये वाला जो इतना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये कहलाता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और यहां से ये वाला जो तीसरा भाग है, ये कहलाता है क्या? बघेलखंड या पूर्वी पठार। इसे ही हम बघेलखंड या इसे ही हम पूर्वी पठार कहते हैं। पूर्वी पठार का आधा क्षेत्र याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में आता है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश 3 भाग में ये बटा हुआ है। अब जो ये मध्य उच्च प्रदेश है, इस मध्य उच्च प्रदेश को पुनः 5 भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। याद रखिएगा, मध्य उच्च प्रदेश पुनः 5 भौतिक प्रदेश में बटा हुआ है। तो ये 5 भौतिक प्रदेश है मध्य उच्च प्रदेश के। पहला है मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। तो याद रखिएगा, ये मध्य उच्च प्रदेश पुनः 5 भाग में बटा हुआ है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? तो यहाँ नक्शे में आप देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है, याद रखिएगा, यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये मंदसौर नीमच तक ये वाला हिस्सा जो है, ये मध्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहां से इसके नीचे आप देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा, ये मालवा का पठार। मालवा के पठार के नीचे इसी मध्य उच्च प्रदेश का ये एक भाग है, ये वाला हिस्सा है नर्मदा सोन घाटी। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये वाला जो हिस्सा है, ये है बुंदेलखंड। और यहाँ पर बुंदेलखंड के नीचे और नर्मदा सोन घाटी के ऊपर ये वाला क्षेत्र है रीवा पन्ना का पठार। तो इस प्रकार से नर्मदा सोन घाटी से ऊपर वाला जो हिस्सा है मध्य उच्च प्रदेश, इसको 5 भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। तो आप देख रहे हो कि मध्य उच्च प्रदेश को 5 भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। और 2 भौतिक प्रदेश ये है, एक सतपुड़ा मेकल श्रेणी और दूसरा बघेलखंड। तो दो इनको भी ऐड कर लेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 7 भौतिक प्रदेश। तो यहां पर प्रश्न यह आता है कि मध्य प्रदेश कितने भौतिक प्रदेश में बटा हुआ है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश 7 भौतिक प्रदेश में बटा हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से ये इसके 3 भाग है। मध्य उच्च प्रदेश को पुनः 5 विभाग में बांटा गया है, भाग या हम इसको उपभाग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप देखोगे तो टोटल मध्य प्रदेश 7 भौतिक प्रदेश में बटा हुआ है। अब यदि हम अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें, जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में शामिल था, तब मध्य प्रदेश याद रखिएगा 9 भौतिक प्रदेश में बटा था। कौन सा मध्य प्रदेश? हमारा अविभाजित मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, अविभाजित मध्य प्रदेश 9 भौतिक प्रदेश में बटा हुआ था। 9 भौतिक प्रदेश में बटा हुआ था। ये जो 9 भौतिक प्रदेश है कौन कौन से थे? तो 7 भौतिक प्रदेश तो ये है और 2 भौतिक प्रदेश और थे। एक भौतिक प्रदेश था आपका महानदी बेसिन और दूसरा था इसमें दंडकारण्य। तो याद रखिएगा, ये जो दोनों जो भौतिक प्रदेश है, ये जब छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तो ये दोनों भौतिक प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में चले जाते हैं। तो विभाजन के बाद में आप देखोगे महानदी बेसिन और दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में चला गया। तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश कितने भौतिक प्रदेश में बटा हुआ है? तो याद रखिएगा, 7 भौतिक प्रदेश में वर्तमान में ये बटा हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब हम इन एक भौतिक प्रदेश पर चर्चा करेंगे। मध्य भारत, मालवा, रीवा पन्ना, बुंदेलखंड, सबको हम एक एक से देखेंगे, इनसे क्या क्या एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, सब पर चर्चा हम करते हैं। तो देखें हम सबसे पहले मध्य भारत के पठार को। तो आइए समझते हैं एक एक भौतिक प्रदेश के बारे में, इनसे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। अब ये मध्य भारत का पठार
साथियों जितने भी भौतिक प्रदेश है इनको हम इन निम्न बिंदुओं पर इन निम्न बिंदुओं की हम बात करेंगे इन सारे भौतिक प्रदेशों में। पहला है इन भौतिक प्रदेशों में हम देखेंगे कि इनकी स्थिति क्या है, इन प्रदेशों की स्थिति क्या है। दूसरा हम देखेंगे कि इन भौतिक प्रदेशों का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तीसरा हम यहाँ पर देखेंगे कि इन भौतिक प्रदेशों से संबंधित जिले कौन कौन से हैं, कौन कौन से जिले इन भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। चौथा हम देखेंगे कि इन भौतिक प्रदेशों से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। पांचवा हम देखेंगे इनमें कि यहाँ की इन भौतिक प्रदेशों में किस प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है। छठा पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। सातवां पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की जलवायु कैसी है। सातवां पॉइंट हम देखेंगे कि यहाँ पर वर्षा कितनी होती है इन भौतिक प्रदेशों में। नौवां पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ की जो वनस्पति है, वनस्पति कौन कौन सी यहाँ पर पाई जाती है। और 10वां पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर इन भौतिक प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज। और 11वां पॉइंट हम देखेंगे कि इन क्षेत्रों में कौन कौन से मुख्य रूप से उद्योग पाए जाते हैं। और 12वां पॉइंट हम कुछ विशेष तथ्य इन भौतिक प्रदेशों से संबंधित देखेंगे। तो इन 12 पॉइंटों पर हम सारे भौतिक प्रदेशों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं इन भौतिक प्रदेशों में सबसे पहला जो हमारा भौतिक प्रदेश है मध्य भारत का पठार। अब ये जो मध्य भारत का पठार है साथियों, मध्य भारत के पठार की सबसे पहले हम देख रहे हैं स्थिति। इसकी स्थिति क्या है, कहां पर ये स्थित है, आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में इसकी जो स्थिति आप देखोगे तो ये माना कि ये मैं बता रहा हूं कुछ इस प्रकार से, ये मध्य भारत का जो हमारा पठार है, ठीक है। ये जो मध्य भारत का पठार है इसके पूर्व में आप देखोगे इधर की ओर पूर्व में, तो ये जो मध्य भारत का पठार है इसके पूर्व में ये स्थित है क्या, बुंदेलखंड। पूर्व में स्थित है, याद रखिएगा, बुंदेलखंड। और इसके नीचे दक्षिण में आप देखोगे तो मध्य भारत के पठार के नीचे दक्षिण में ये स्थित है मालवा का पठार, मालवा का पठार। और इसके इधर पश्चिम में आप देखोगे तो पश्चिम में इधर की ओर, तो मध्य भारत के पठार के पश्चिम में इधर राजस्थान पड़ता है। और राजस्थान में यहां पर इसके पश्चिम में आता है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत श्रृंखला इसके पश्चिम में पड़ती है। अब यदि हम इस मध्य भारत के पठार की ऊपर की बात करें यानी उत्तर की बात करें तो उत्तर में गंगा का मैदान पड़ता है, गंगा का मैदान पड़ता है, याद रखिएगा। इसके उत्तर में गंगा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। और गंगा नदी प्रवाहित होती है और गंगा में ही यमुना नदी आकर मिल जाती है। तो गंगा या यमुना का मैदान इस मध्य भारत के पठार के उत्तर में पड़ता है। और ये जो मध्य भारत का पठार है, ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में पड़ता है, याद रखिएगा। किधर पड़ता है, उत्तर और पश्चिम में, ठीक है। तो इसकी जो स्थिति है ये है, याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम इसकी स्थिति है हमारे मध्य प्रदेश में। तो उम्मीद है कि आपको ये इतनी बातें समझ में आ गई होगी। आगे यदि हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना है इसका, तो याद रखिएगा ये जो क्षेत्रफल है ये पूरे मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा, 10.68% है। इसका जो क्षेत्रफल है याद रखिएगा 10.68% इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर देखें इनसे संबंधित जिले, मध्य भारत का जो पठार है यहाँ पर मध्य भारत के पठार से संबंधित कौन कौन से जिले यहाँ पर मध्य भारत के पठार में आते हैं। तो मध्य भारत के पठार में यहाँ पर आता है, याद रखिएगा, एक जिला नीमच, नीमच आता है। नीमच के बाद में यहाँ पर मंदसौर का कुछ हिस्सा आता है, इसमें मंदसौर का कुछ भाग याद रखिएगा मध्य भारत के पठार में आता है और कुछ भाग आता है मालवा के पठार में, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे तो इधर ऊपर आता है श्योपुर, श्योपुर आता है। श्योपुर के बाद यहाँ पर आता है, याद रखिएगा, मुरैना, मुरैना आता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पड़ता है लास्ट में भिंड, याद रखिएगा, भिंड, भिंड आता है। भिंड के बाद में भिंड के नीचे आता है, याद रखिएगा, दतिया, दतिया। और दतिया के बाद नीचे आता है, याद रखिएगा, ग्वालियर, ग्वालियर के नीचे आता है, याद रखिएगा, शिवपुरी, शिवपुरी, ठीक है। शिवपुरी के बाद में इधर आता है अशोकनगर, अशोकनगर। तो यहाँ पर ये जो इतने जिले हैं, ये जो भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, इनका कुछ हिस्सा इसमें आता है, याद रखिएगा, कुछ हिस्सा इनका आता है। यानी भिंड, दतिया, ग्वालियर, ये भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर यहाँ पर स्थित है। इनका कुछ हिस्सा मध्य भारत में आता है और कुछ हिस्सा, याद रखिएगा, बुंदेलखंड में आता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो राजगढ़ का कुछ हिस्सा आता है,
राजगढ़ का भी कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है, और पूरा जो गुना है, गुना का कुछ हिस्सा याद रखिएगा मध्य भारत के पठार में आता है, और इसका कुछ गुना का कुछ हिस्सा मालवा के पठार में आता है। तो ये हमने देखा कि इस मध्य भारत के पठार से संबंधित जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे देखते हैं कि इस मध्य भारत के पठार से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। नदियों की यहां पर हम बात करें, कौन कौन सी नदियां यहां पर प्रवाहित होती है, तो नदियों में हम देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां यहां पर प्रवाहित होती है। जैसे ये हमारा मध्य भारत का पठार है, तो मध्य भारत के पठार से आप देखोगे चंबल नदी यहां से होकर जाती है। यहाँ की जो मुख्य जो नदी है, याद रखिएगा चंबल नदी है। चंबल नदी यहां से मुख्य रूप से गुजरती है। इसके अलावा आप देखोगे तो सिंध नदी यहां पर प्रवाहित होती है, सिंध नदी प्रवाहित होती है, पाहुज नदी प्रवाहित होती है, पाहुज नदी। इसके अलावा आप देखोगे कुंवारी नदी, कुंवारी नदी यहां पर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये मुख्य नदियां हैं जो इस मध्य भारत के पठार से होकर गुजरती है, चंबल, सिंध, पाहुज और कुंवारी नदी। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे यहां पर जो पाई जाती है मिट्टी, मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो याद रखिएगा इस मध्य भारत के पठार में मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा को ही हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा कछारी मिट्टी भी इसे कहते हैं। तो जलोढ़ या कछारी मिट्टी इस मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। फिर हम आगे बात करें फसलों की, तो यहाँ पर मुख्य रूप से इस मध्य भारत के पठार में मुख्य रूप से जो फसल उत्पादित होती है, ये फसल है, याद रखिएगा सरसों। यहाँ पर मुख्य रूप से सरसों की खेती की जाती है। ठीक है, सरसों की खेती यहाँ पर की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर गेहूं का भी उत्पादन होता है। ठीक है, गेहूं का दूसरे नंबर पर यहाँ पर उत्पादन होता है, जबकि सर्वाधिक जो उत्पादन होता है इस पठार में, ये सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका, सरसों का। जलवायु की बात करें हम, तो यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है। याद रखिएगा यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, तो विषम जलवायु है। विषम जलवायु का मतलब क्या है, तो विषम जलवायु का मतलब है कि गर्मी में, याद रखिएगा गर्मी का जब दिन आता है तो गर्मी में अधिक गर्मी होती है, गर्मी में अधिक गर्मी होती है, जबकि जब ठंड आती है तो ठंड में क्या होती है, अधिक ठंड होती है। ठंड में जब ठंड आती है तो अधिक ठंड होती है। तो जब गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड पड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम जलवायु कहते हैं। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, याद रखिएगा मध्य भारत के पठार की जलवायु विषम जलवायु है, गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड यहाँ पर पड़ती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश का सबसे जो ठंडा स्थल है ये शिवपुरी को घोषित किया गया है। याद रखिएगा सबसे ठंडा स्थल शिवपुरी को घोषित किया गया है। आगे आप देखोगे वर्षा, वर्षा की यदि हम बात करें, पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम वर्षा की बात करें तो यहां पर जो वर्षा होती है सबसे कम वर्षा होती है, याद रखिएगा 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा यहां पर होती है। 25 से, याद रखिएगा 25 से 75 सेंटीमीटर यहां पर वर्षा होती है। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी इसी मध्य भारत के पठार में पड़ता है, याद रखिएगा भिंड, जहां पर मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, न्यूनतम वर्षा। ठीक है, तो वर्षा कैसी है, यहाँ पर न्यूनतम वर्षा है। अब न्यूनतम वर्षा होने के कारण यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है, यहाँ की जो वनस्पति है, याद रखिएगा ये जो वनस्पति है यहाँ पर जो पाई जाती है वो शुष्क वनस्पति पाई जाती है। याद रखिएगा शुष्क कटिबंध वाली वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, शुष्क वनस्पति पाई जाती है। इसी शुष्क वनस्पति को हम कांटेदार वनस्पति भी कहते हैं, कांटेदार वनस्पति। याद रखिएगा कांटेदार वनस्पति। अब ये वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर कांटे वाली वनस्पति पाई जाती है। कौन कौन सी मुख्य रूप से वनस्पति पाई जाती है, तो बेर, खजूर, ठीक है, खजूर, खेजड़ी यहाँ पर पाई जाती है, शीशम यहाँ पर मिलेगी आपको, और एक वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, याद रखिएगा पलाश। तो ये वनस्पति मुख्य रूप से इस मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। आगे बात करें हम खनिज की, तो खनिज कौन कौन से यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, तो खनिज में आप देखोगे तो यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है, मुख्य रूप से यहाँ पर चूना पत्थर आपको मिलेगा। इसके अलावा संगमरमर, रंगीन संगमरमर, ग्वालियर में यहाँ पर इसी मध्य भारत के पठार में ग्वालियर पड़ता है और ग्वालियर में रंगीन संगमरमर पाया जाता है। तो चूना पत्थर और संगमरमर यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा चीनी मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है जिनसे बर्तन बनाए जाते हैं, तो चीनी मिट्टी भी मुख्य रूप से यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ज्यादा खनिज यहाँ पर नहीं है।
ठीक है, याद रखिएगा। चूना पत्थर, संगमरमर और चीनी मिट्टी मुख्य रूप से इस मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे हम बात करें इसमें उद्योगों की, तो कौन कौन से मुख्य रूप से यहाँ पर उद्योग पाए जाते हैं। तो उद्योग आप देखोगे, यहाँ पर उद्योग देखोगे तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो उद्योग पाए जाते हैं ये कौन कौन से उद्योग है। तो यहाँ पर सीमेंट उद्योग, याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग यहाँ पर पाया जाता है। याद रखिएगा, सीमेंट की पहली फैक्ट्री भी इसी मध्य भारत के पठार में लगी थी। याद रखिएगा, सीमेंट की पहली फैक्ट्री इसी मध्य भारत के पठार में लगी थी। कहां पर? मुरैना में। ठीक है, मुरैना में लगी थी 1922-23 में। 1922-23 में मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री मुरैना के बानमोर में लगी थी, बानमोर सीमेंट कंपनी 1922-23 में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बिस्किट उद्योग पाया जाता है। बिस्किट उद्योग, ये बिस्किट उद्योग के लिए गंगाराम फैक्ट्री यहाँ की प्रसिद्ध है। गंगाराम फैक्ट्री यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ज्यादा ये औद्योगिक दृष्टि से ज्यादा विकसित नहीं है ये पठार, याद रखिएगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री याद रखना। इसके अलावा यहाँ का जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है ये भिंड का मालनपुर है। याद रखिएगा, भिंड में एक स्थान, एक शहर आता है मालनपुर। ये मालनपुर भिंड का ये जो यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र है भिंड का मालनपुर। तो आगे आप देखिएगा और क्या क्या यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इस विशेष तथ्य में, और कुछ फैक्ट हैं, क्या क्या प्रश्न आते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो मध्य भारत का पठार है इसे सरसों की हांडी कहते हैं। सरसों की हांडी कहते हैं मध्य भारत के पठार को, याद रखिएगा, सरसों की हांडी कहते हैं। दूसरा तथ्य यहाँ पर याद रखिएगा कि जो ये शिवपुरी है ये मध्य प्रदेश का पहला मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन स्थल घोषित हुआ है। शिवपुरी को मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन स्थल घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और शिवपुरी याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का, ये प्रदेश का सबसे ठंडा स्थल है। प्रदेश का ये सबसे ठंडा स्थल है, ठंडा स्थल भी इसे घोषित किया गया है। तो ये इतनी विशेष जानकारी यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा इस विशेष तथ्य में मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर कि ये जो मध्य भारत का पठार है यहाँ से चंबल नदी गुजरती है। तो ये चंबल नदी यहाँ पर सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है। तो यानी कि यहाँ पर चंबल नदी के द्वारा मृदा अपरदन होता है जिससे बीहड़ों का निर्माण हो जाता है। और याद रखिएगा, यहाँ पर जो अपरदन होता है ये अवनालिका अपरदन होता है, अवनालिका अपरदन होता है, अवनालिका अपरदन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग बिंदुओं पर इस मध्य भारत के पठार को समझा। आगे हम देखते हैं इसमें मालवा के पठार को, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर समझेंगे क्या क्या प्रश्न एग्जाम में आपके यहाँ से बनते हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम देखते हैं मालवा के पठार के बारे में। ठीक है, इन मालवा के पठार को भी इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम देखते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या क्या प्रश्न इस मालवा के पठार से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम मालवा के पठार की देखें स्थिति। तो मालवा का जो पठार है, ये मालवा का पठार की स्थिति आप देखोगे तो मालवा के पठार के इधर पश्चिम में आप देखोगे, ये जो मालवा का पठार है पश्चिम में हमारे इधर पड़ता है क्या? बुंदेलखंड। याद रखिएगा, बुंदेलखंड पड़ता है, और हमारे पश्चिम में ही रीवा पन्ना पड़ता है। याद रखिएगा, रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड हमारे पश्चिम में पड़ता है। ऊपर आप देखोगे उत्तर में, तो उत्तर में ये मालवा के पठार के ऊपर ये पड़ता है क्या? मध्य भारत का पठार। याद रखिएगा, मध्य भारत का पठार पड़ता है। फिर आप देखोगे कि ये जो मालवा है, इस मालवा के इधर पश्चिम में, तो पश्चिम में यदि आप देखोगे तो मालवा के पठार के पश्चिम में राजस्थान का अरावली पर्वत यहाँ पर पड़ता है, अरावली पर्वत श्रृंखला पड़ती है। मालवा के नीचे दक्षिण में आप देखोगे तो क्या पड़ रहा है? यहाँ पर दक्षिण में नर्मदा नदी पड़ती है, नर्मदा नदी दक्षिण में यहाँ पर पड़ती है। तो ये तो हमने देखी थी मालवा के पठार की अवस्थिति। दूसरी हम बात करें यहाँ के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल आप देखोगे मालवा का जो पठार है, ये मालवा के पठार का क्षेत्रफल संपूर्ण मध्य प्रदेश का 28% है। याद रखिएगा, 28% है, जो कि सर्वाधिक है, जो कि सर्वाधिक है। यानी कि पूरे जितने भी ये भौतिक प्रदेश है इनमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, याद रखिएगा, मालवा का पठार है। यानी कि मालवा का पठार इन भौतिक प्रदेश में सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इससे संबंधित जिले, मालवा के पठार से संबंधित जिले, यानी कि मालवा के पठार के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य रूप से जिले आते हैं। तो संबंधित जिले आप देखोगे, यहां से मैं आपको बता दूं तो रतलाम आता है, रतलाम पड़ता है।
मंदसौर का कुछ हिस्सा आता है इसमें, याद रखिएगा, मालवा में मंदसौर का कुछ हिस्सा मंदसौर का आता है। फिर आप देखोगे रतलाम के नीचे आ जाओगे आप तो झाबुआ, झाबुआ पड़ता है। झाबुआ के नीचे आप देखोगे अलीराजपुर, अलीराजपुर आता है। अलीराजपुर, अलीराजपुर के पड़ोस में यहाँ पर धार, याद रखिएगा, धार आता है। धार के बाद आप देखोगे ऊपर इंदौर, इंदौर पड़ता है। इंदौर के पड़ोस में आ जाता है, याद रखिएगा, देवास, उज्जैन, देवास, उज्जैन, शाजापुर, शाजापुर, आगर मालवा, आगर मालवा, याद रखिएगा, ये आगर मालवा यहाँ पर पड़ता है। फिर राजगढ़ का कुछ हिस्सा आता है, याद रखिएगा, राजगढ़ का कुछ हिस्सा, राजगढ़ का कुछ हिस्सा ऊपर मध्य भारत में है और कुछ हिस्सा इसका मालवा के पठार में है। इसके अलावा गुना, गुना का भी कुछ हिस्सा मालवा के पठार में आता है, पूरा आता है, याद रखिएगा। भोपाल, भोपाल के बाद पड़ोस में आता है सीहोर, सीहोर आता है। रायसेन, रायसेन भी इसी मालवा के पठार में पड़ता है, याद रखिएगा। फिर आप देखोगे विदिशा, विदिशा भी आता है और सागर, सागर, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर सागर पड़ता है, तो ये सागर भी मालवा के पठार में ही आता है। तो ये है इतने मुख्य जिले जो मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ये जिले आते हैं मालवा के पठार में। दोस्तों, इन जिलों को याद करने के लिए आपको मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल मैप याद करना जरूरी है। इसके आप बार बार पॉलिटिकल मैप की प्रैक्टिस कीजिए घर पे, उसमें जिले प्रदर्शित कीजिए, जिससे आपको आसानी से ये जिले याद हो जाएंगे कि कौन कहां पर स्थित है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो, तो आगे हम देखते हैं इस पठार में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां, कौन कौन सी मुख्य नदियां यहां पर प्रवाहित होती है। तो नदियों की बात करें हम, तो नदियां आप देखोगे, ये जो मालवा का पठार है, यहां से गुजरने वाली जो मुख्य नदियां हैं, याद रखिएगा, नर्मदा है, ठीक है, नर्मदा यहां से मालवा के पठार से गुजरती है। इसके बाद में आगे आप देखोगे तो चंबल नदी, चंबल, चंबल नदी भी यहां से गुजरती है। फिर मालवा के पठार में ही छिप्रा नदी, छिप्रा का उद्गम भी यहीं से होता है, ठीक है। काली सिंधी, काली सिंधी, काली सिंधी, पार्वती, पार्वती नदी, ये सीहोर के चाचौड़ा से निकलती है, आष्टा के पास से पार्वती नदी, ठीक है। काली सिंधी नदी बागली से निकलती है। छिप्रा नदी उज्जैन के काकरीबरडी से ये निकलती है, ठीक है। तो ये मुख्य नदियां हैं जो यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा, जो ये मालवा का पठार है, ये नर्मदा और चंबल का जो अपवा क्षेत्र है इसको विभाजित करता है, ठीक है। चंबल और नर्मदा का जो अपवा क्षेत्र है उसको विभाजित जो करता है वो कौन है, मालवा का पठार है, ठीक है। और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक नदियों का उद्गम भी मालवा के पठार से होता है, इसलिए मालवा के पठार को नदियों का मायका भी कहते हैं। आगे हम मृदा की बात करें, मिट्टी की, तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से मिट्टी पाई जाती है यह है काली मिट्टी, इसे हम रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो काली या रेगड़ मिट्टी इस मालवा के पठार में पाई जाती है। फसलों की हम बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो फसल होती है, यहाँ पर जो खेती होती है कपास की, सोयाबीन, यहाँ पर जो उत्पादित होने वाली मुख्य जो फसलें हैं, याद रखिएगा, कपास, सोयाबीन, गेहूं, गेहूं, ठीक है, याद रखिएगा, सोयाबीन और गेहूं, इनका सर्वाधिक उत्पादन यही मालवा के पठार में होता है। तो कपास, सोयाबीन, गेहूं हुआ, गन्ना, ठीक है, चना, तो ये जो मुख्य फसलें हैं जो सर्वाधिक यहाँ पर मालवा के पठार में उत्पादित होती है। आगे हम जलवायु की बात करें तो मालवा के पठार की जो जलवायु है, याद रखिएगा, यहाँ की जो जलवायु है ये आदर्श जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर आदर्श जलवायु पाई जाती है। आदर्श जलवायु का मतलब ये है कि यहाँ पर ना तो अधिक गर्मी में ना तो अधिक गर्मी होती है और ठंड में ना ही अधिक ठंड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श जलवायु कहते हैं। सब गर्मी भी सामान्य होती है, ठंड भी सामान्य होती है, यानी कि इस प्रकार की आदर्श जलवायु हमारे मालवा के पठार में पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो वर्षा यहाँ पर होती है 100 से 125 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। तो आगे हम बात करें वनस्पति की, तो यहां पर याद रखिएगा, आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, पर्णपाती वनस्पति यहां पर पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से सागौन सर्वाधिक पाया जाता है। यहां पर मालवा के पठार में, मालवा के पठार में सर्वाधिक सागौन पाया जाता है, ठीक है। तो ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो आगे हम देखते हैं खनिज और मालवा
के पठार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज और यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र को। तो बात करें हम यहाँ की खनिज की, तो याद रखिएगा यहाँ ये जो मालवा का पठार है यहाँ पर खनिज काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं। मालवा के पठार में एस्बेस्टॉस का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। एस्बेस्टॉस का उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक होता है और ये एस्बेस्टॉस के लिए जो प्रसिद्ध है ये है झाबुआ जिला। याद रखिएगा झाबुआ एस्बेस्टॉस उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, उद्योग की बात करें तो औद्योगिक दृष्टि से मालवा का पठार संपन्न है। याद रखिएगा औद्योगिक दृष्टि से जो मालवा का पठार है ये संपन्न प्रदेश है। ठीक है, संपन्न है। यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में मालवा के पठार में उद्योग पाए जाते हैं। जितने भी भौतिक प्रदेश है इनमें सबसे ज्यादा उद्योग आप देखोगे तो कहां पर मिलेंगे, मालवा के पठार में ही मिलेंगे। जैसे कि मालवा के पठार में भी जो मुख्य रूप से जो औद्योगिक केंद्र है वो इंदौर, पीतमपुर, धार, ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो मंडीदीप हुआ। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर काफी उद्योग पाए जाते हैं। ठीक है, आगे आप देखोगे कुछ विशेष तथ्य। तो विशेष तथ्य में हम देखते हैं मालवा के पठार से क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है। तो मालवा में आप देखोगे मालवा की सबसे ऊंची चोटी, ये याद रखिएगा काफी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार ये प्रश्न आता है। मालवा की जो सबसे ऊंची चोटी है याद रखिएगा ये है सिगार। सिगार कहाँ पर है, इंदौर में। ठीक है, तो सिगार चोटी मालवा की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई याद रखिएगा कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है यह है 881 मीटर। 881 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा जाना पावा चोटी है, यहाँ पर जाना पावा चोटी यहाँ पर है जिसकी ऊंचाई 854 मीटर है। याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है, 854 मीटर है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चोटी है धाजरी, धाजरी चोटी है यहाँ पर एक जिसकी ऊंचाई 810 मीटर है। याद रखिएगा 810 मीटर है धाजरी चोटी की। तो आगे आप देखोगे इसी विशेष तथ्य में, तो जो ये मालवा का पठार है इसे गेहूं का भंडार कहते हैं। गेहूं का भंडार कहते हैं मालवा के पठार को। याद रखिएगा यहाँ पर गेहूं और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गेहूं और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। साथियों में आपको फसल हुआ, वर्षा हुई, जलवायु है, इसके अलावा आप देखोगे पर्वत, पठार, नदियां, इन सब पर मैं अलग क्लास दूंगा आपको। इन सब का आपका एक टॉपिक आएगा अलग ही। ठीक है, अभी हम इन भौतिक प्रदेश से संबंधित सामान्य ये जानकारी देख रहे हैं। तो ये होता है हमारा मालवा का पठार। इसके बाद हम अगला पठार देखते हैं। साथियों ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम देखते हैं बुंदेलखंड के पठार के बारे में, इनसे क्या क्या एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं। तो बुंदेलखंड की सबसे पहले हम देखेंगे स्थिति। याद रखिएगा बुंदेलखंड के पठार की सबसे पहले हम स्थिति देखें। तो बुंदेलखंड के पठार की स्थिति आप देखोगे तो इसका जो ये पश्चिम है, बुंदेलखंड के पठार के पश्चिम में याद रखिएगा इधर पड़ता है रीवा पन्ना और बघेलखंड। याद रखिएगा क्या पड़ता है, रीवा पन्ना का पठार पड़ता है और बघेलखंड इसके पश्चिम में पड़ता है। नीचे की बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण में विंध्याचल रेंज पड़ती है, इसके विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पड़ती है। और इधर इधर पूर्व में इसके रीवा पन्ना बघेलखंड, दक्षिण में विंध्याचल और पश्चिम में इसके पड़ता है क्या, ये जो बुंदेलखंड है इसके पश्चिम में मध्य भारत पड़ता है। याद रखिएगा मध्य भारत इसके पड़ता है और कुछ हिस्से में पश्चिम में इसके मध्य भारत पड़ता है और कुछ हिस्से में इसके मालवा पड़ता है। मध्य भारत और मालवा इसके पश्चिम में पड़ता है। ऊपर की बात करें उत्तर की, तो उत्तर में इसके पड़ता है गंगा का मैदान। याद रखिएगा गंगा यमुना का मैदान इसके उत्तर में पड़ता है। तो ये तो हमने देखी इसकी अवस्थिति। आगे क्षेत्रफल की बात करें हम, तो क्षेत्रफल इसका होता है 7.7%। कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 7.7% क्षेत्रफल इस बुंदेलखंड का क्षेत्रफल है। ये यहाँ पर स्थित है। ये दोस्तों ये है बुंदेलखंड, इसका क्षेत्रफल 7.7% है। तो आगे हम नदियों की बात करें तो यहाँ से इस बुंदेलखंड से कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित तो होती है। तो बुंदेलखंड से प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं बेतवा। याद रखिएगा बेतवा यहाँ से बुंदेलखंड से होकर जाती है बेतवा। एक नदी जाती है केन, एक है यहाँ से गुजरने वाली धासान, एक नदी यहाँ से गुजरती है बीना। ठीक है, याद रखिएगा बेतवा, केन, धासान और बीना। इसके अलावा यहाँ से गुजरती है एक नदी उर्मिल और एक नदी है याद रखिएगा जामुनी नदी। तो ये नदियां मुख्य है जो यहाँ से बुंदेलखंड से गुजरती है। यहाँ पर जो जामनी नदी है याद रखिएगा, ये जो जामनी नदी है, ये जामनी नदी एमपी और यूपी की सीमा बनाती है। ये यहाँ पर एमपी और यूपी की सीमा बनाती है, ये टीकमगढ़ के यहाँ पर जामनी नदी। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न आता है ये कि कौन सी नदी एमपी और यूपी की सीमा बनाती है, तो यह है जामनी नदी।
मृदा की यदि हम बात करें, यहाँ पर बुंदेलखंड में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, मिश्रित मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। मिश्रित जो मिट्टी पाई जाती है ये लाल और काली मिट्टी का मिश्रण होती है। लाल और काली मिट्टी का मिश्रण यहाँ पर पाया जाता है, जिसे हम मिश्रित मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम फसलों के बारे में। यहां पर जो मुख्य रूप से जो फसल उगाई जाती है बुंदेलखंड में, ये फसल कौन कौन सी यहां पर उगाई जाती है, तो याद रखिएगा यहां पर मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन होता है और यहीं पर अलसी की खेती भी की जाती है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो खेती की जाती है बुंदेलखंड में, याद रखिएगा गेहूं की खेती यहां पर की जाती है। इसके अलावा यहां पर तिल की खेती भी होती है। जलवायु देखें हम यहाँ की, तो यहाँ की जो जलवायु है ये महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। याद रखिएगा, महाद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। महाद्वीपीय जलवायु का मतलब यह है कि गर्मी में यहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी होती है। गर्मी में क्या होती है, अधिक गर्मी होती है, जबकि जो ठंड होती है, ठंड जो होती है वो कैसी होती है, यहाँ की सामान्य होती है। ठंड कैसी होती है, यहाँ की सामान्य। तो गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में सामान्य ठंड जब पड़ती है तो वो जलवायु क्या कहलाती है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहलाती है। तो ये इस प्रकार की जलवायु इस यहाँ पर पाई जाती है। वर्षा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा होती है ये होती है 75 से 100 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। आगे हम देखते हैं इसमें वनस्पति में। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से वनस्पति पाई जाती है ये सागौन पाई जाती है यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में। याद रखिएगा, सागौन सबसे ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा बेर हुआ, बेर, तेंदुपत्ता, बेर और तेंदुपत्ता की वनस्पति भी यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा नीम और महुआ, नीम और महुआ यह मुख्य वनस्पति है जो मुख्य रूप से बुंदेलखंड में पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। तो साथियों इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो आगे हम देखते हैं खनिज और उद्योग के बारे में। तो कौन कौन से खनिज मुख्य रूप से यहां पर पाए जाते हैं। खनिज की बात करें हम तो यहां पर जो मुख्य रूप से हीरा का उत्पादन होता है। मुख्य रूप से याद रखिएगा हीरा का उत्पादन होता है। यहाँ पर पन्ना, रीवा का कुछ हिस्सा बुंदेलखंड में आता है साथियों, सॉरी पन्ना का कुछ हिस्सा, रीवा का कुछ हिस्सा बुंदेलखंड में आता है, रीवा पन्ना का, जहां पर हीरा का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके अलावा चूना पत्थर का यहाँ पर उत्पादन होता है। याद रखिएगा, चूना पत्थर का यहाँ पर मुख्य रूप से उत्पादन होता है। उद्योग की बात करें तो औद्योगिक दृष्टि से ये पिछड़ा हुआ है। बुंदेलखंड औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। याद रखिएगा, फिर भी यहाँ का जो मुख्य औद्योगिक केंद्र है वो निवाड़ी का प्रतापपुरा है। याद रखिएगा, निवाड़ी का प्रतापपुरा यहाँ का मुख्य औद्योगिक केंद्र है। वैसे तो बुंदेलखंड में ज्यादा उद्योग नहीं है, ये औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। साथियों यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया है, यहाँ के संबंधित जिले जो यहाँ इस बुंदेलखंड का पठार है, इस बुंदेलखंड के पठार से संबंधित कौन कौन से जिले आते हैं यहाँ पर, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आता है ऊपर भिंड, दतिया, ग्वालियर, इसके अलावा शिवपुरी हुआ और अशोकनगर, तो याद रखिएगा इनका कुछ हिस्सा बुंदेलखंड में आता है और कुछ हिस्सा आता है मध्य भारत में। फिर आगे आप देखोगे तो सागर आता है। यहाँ पर सागर इसी में इससे संबंधित जिला है। यहाँ पर सागर का कुछ हिस्सा मालवा में आता है, कुछ बुंदेलखंड में आता है। फिर आप देखोगे निवाड़ी हुआ और छतरपुर, साथियों ये इतने संबंधित जिले हैं मुख्य रूप से बुंदेलखंड के। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इसमें एक बात और याद रखना, दमोह और पन्ना, याद रखिएगा दमोह और पन्ना का कुछ हिस्सा भी इस बुंदेलखंड में आता है। ठीक है, इसके बाद में आगे कुछ मैं आपको इस पठार से संबंधित कुछ विशेष तथ्य भी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा सबसे जो ऊंची चोटी है बुंदेलखंड की वो है सिद्ध बाबा। याद रखिएगा बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आ चुका है। एक सिद्ध बाबा बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है याद रखिएगा 1172 मीटर है। 1172 मीटर सिद्ध बाबा की ऊंचाई है। ठीक है, तो ये विशेष तथ्य में याद रखिएगा। इसके अलावा बुंदेलखंड की जो गंगा है,
बुंदेलखंड की गंगा। बुंदेलखंड की गंगा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड की गंगा या बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, बेतवा को बुंदेलखंड की गंगा या बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी है बुंदेलखंड के पठार के बारे में। तो साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको इतनी ही जानकारी बता रहा हूं, और बाकी आगे की जो जानकारी है, आगे के जो पठार है, रीवा, पन्ना, नर्मदा, सोनघाटी, सतपुड़ा, बघेलखंड, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। साथियों, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसके आगे की कहानी को हम पढ़ते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।